आज ये थर्ड वाला वीडियो है अपना गवर्नमेंट बजट का, और लास्ट के जो 2 वीडियोस थे, लास्ट तक हम जो टॉपिक क्लियर करके आ चुके हैं वो हमने रेवेन्यू रिसीट्स के टॉपिक में टैक्स रिसीट्स कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टाइम भी आपको चार्ट के थ्रू समझाया था कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है, वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स, ठीक, यानी कि कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। तो ये जो टैक्स थी इसमें 2 थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन टैक्स की, और नॉन टैक्स को पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की। तो देखो नॉन टैक्स रिसीट्स कौन कौन सी होती है? सरकार की वो कमाई जिससे ना तो सरकार के असेट्स कम हो, ना सरकार की लायबिलिटीज बढ़े, और वो टैक्स भी नहीं है, मतलब जबरदस्ती वसूला गया नहीं है, ठीक है। जैसे देखो प्रॉफिट यानी कि लाभ, सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट में चल रही है, तो लॉस में तो काम कर नहीं रही होंगी, कुछ में लॉस हो भी रहा होगा कभी कभार, तो ठीक है, प्रॉफिट भी तो आ रहा होगा। अब जो गवर्नमेंट की कंपनीज गवर्नमेंट को पैसा कमा कर देती हैं वो प्रॉफिट है, ठीक। क्या वो टैक्स रिसीट्स है, मतलब जबरदस्ती वसूला गया पैसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट एक नॉन टैक्स रिसीट है, नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स नहीं है। और ऊपर से वो रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट आया, क्या वो कंपनी की टोटल जो कैपिटल है उसमें से कम हो गया क्या? आज मानकर चलो कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो पूरे साल जो काम किया उसमें कंपनी ने 10 लाख रुपए का काम कमा कर दिया। तो 10 लाख अगर हमने ले लिए तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है क्या वो 10 लाख से कम हो जाएगी क्या? ऐसा थोड़ी होगा। प्रॉफिट तो नॉर्मल जो हमने बिजनेस किया उसमें आने वाला पैसा था। तो प्रॉफिट की वजह से ना तो असेट कम हो रहे हैं, ना लायबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वो रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू में कौन सा, टैक्स या नॉन टैक्स? जबरदस्ती वसूला गया थोड़ी है, तो इसलिए वो कौन सा है? नॉन टैक्स, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट के अलावा होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? यानी कि ब्याज। सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को या फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट को पैसा देती है ब्याज पर। तो सरकार ने पैसा दे दिया, सरकार को मंथली या एनुअली जो भी सरकार ने फिक्स किया होगा, सरकार को ब्याज मिल रहा है। अब एक बात बताओ, जो ब्याज मिल रहा है क्या वो टोटल रकम में से कम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना, रकम तो वहीं की वहीं सेफ खड़ी है, ब्याज मिलता जा रहा है। इसका मतलब टोटल हमारे असेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा नहीं। और इंटरेस्ट हमारी रेगुलर अर्निंग्स है। कैसी अर्निंग्स है? देखो, मैंने किसी को 5 लाख दी, मान लो सरकार ने किसी को 5 लाख रुपए दिए और साल के 50,000 का ब्याज वसूलेगी सरकार उससे, तो क्या वो 50,000 रुपये 5 लाख में से कटेंगे? नहीं। तो इसका मतलब असेट तो कम हुआ। क्या वो 50,000 ये है कि सामने वाले ने सरकार को कर्जा दे दिया? ऐसा भी नहीं है। तो ना तो असेट पे फर्क पड़ा, ना लायबिलिटी पे फर्क पड़ा। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये रेवेन्यू रिसीट होगा, और रेवेन्यू में भी कौन सा? नॉन टैक्स होगा। क्लियर है वाली बात? और क्या होते हैं? फीस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की जो भी पर्ची कटती है, हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ जो गवर्नमेंट डॉक्टर बैठा है उससे हमने कंसल्टेंसी ली, उस कंसल्टेंसी के फीस के नाम से हमसे 20 रुपये ले लिए। तो वो जो फीस है जो सरकार के पास जा रही है, क्या वो सरकार के असेट लायबिलिटी पे फर्क डाल रही है? ऐसा बिल्कुल भी। देखो मैंने पहले बोल दिया था कि कैश को असेट नहीं मानना। तो जो फीस आ रही है, क्या सरकार के असेट कम हो रहे हैं क्या उस फीस आने की वजह से, या सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू, ठीक है। कौन सी रिसीट्स है? रेवेन्यू, यानी कि राजस्व प्राप्तियां। अच्छा, इसमें भी कौन सी? टैक्स या नॉन टैक्स? मतलब जबरदस्ती वसूला गया, मतलब कोई हॉस्पिटल के आगे से निकल गया, उसको पकड़ लिया, आजा आजा, तू हॉस्पिटल के आगे से गया कैसे? पीछे से जाना चाहिए था। हम तो ये मानेंगे तू हॉस्पिटल के आगे से गया है तो हॉस्पिटल वाली वाइब्स तेरे को मिल गई हैं, अब तो बीमार नहीं पड़ेगा, पैसे भर के जाने पड़ेंगे। ये तो जबरदस्ती की बात होगी, जबरदस्ती वसूला जाता है, ऐसा थोड़ी। और क्या होते हैं? फाइन्स और पेनल्टीज। अब जो ये जुर्माने होते हैं, आप बाइक लेकर जा रहे हो, पुलिस वाला दिख गया, तो ये
मतलब वहाँ छुपम छुपाई चल रही है क्या? मतलब पुलिस वाले ने देख के धप्पी कर दिया तो पैसे देकर जाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। अगर तुम लोग जा रहे हो और हेलमेट है, लाइसेंस है, गाड़ी के कागज है, प्रॉपर अपनी लेन में चला रहे हो, सेफली चला रहे हो, तो खूब जाओ ना पुलिस वालों के आगे से, कोई रोक कर चालान नहीं काटेगा। लेकिन भगाते हुए चले जा रहे हो, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो फीस और मतलब फाइन्स और जो पेनल्टीज हैं वो सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स में नॉन टैक्स है, टैक्स नहीं है कि देखा धप्पी कर दिया आजा टैक्स दे दे, आजा पैसे दे दे, 100 रुपये तो मतलब तेरी मुंह दिखाई के लगेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। ये नॉन टैक्स रिसीट्स, क्लियर है। देखो प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फीस हो गया, फाइन पेनल्टीज हो गया, और होता है एक होता है एस्चीट होते हैं, एस्चीट। एस्चीट में ऐसा होता है कि जैसे मान कर चलो कि एक अमीर बूढ़ा मर गया, ठीक, अब उसके आसपास दूर दराज कोई रिश्तेदार नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाले, मतलब उसके बैंक में रखा हुआ पैसा पता नहीं कौन लेने आएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर पता नहीं कौन लेने आएगा, क्योंकि दूर दूर तक बूढ़े के रिश्तेदार है ही नहीं, और होंगे भी तो बेचारों को पता नहीं होगा बूढ़ा कब मर गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके कोई लीगल हायर नहीं होंगे, जिनको क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी किसकी जेब में जाएगी? सरकार की जेब में। किसकी जेब में? सरकार की जेब में। क्लियर है वाली बात। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे एसेट्स जिनको लीगली कोई क्लेम करने वाला नहीं है, वो सब किसके हिस्से में जाएंगी? सरकार के हिस्से में। तो वो भी कौन सी रिसीट्स होगी? नॉन टैक्स रिसीट्स होगी, यानी कि गैर कर प्राप्ति। क्लियर है वाली बात। तो देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट टैक्स थी जो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने आएगी वो कैपिटल रिसीट्स की आएगी। किसकी आएगी? कैपिटल रिसीट्स। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस कैपिटल रिसीट्स में से ही होते हैं, तो हम उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है हमने पहले भी पढ़ लिया, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां होती है? जिनसे या तो हमारे असेट्स क्या हो कम, या लायबिलिटीज क्या हो ज़्यादा। हमने लास्ट वाली वीडियो में डेफिनेशन बनाई थी कि कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आइदर रिड्यूसेस असेट्स और क्रिएट्स लायबिलिटी, या फिर आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस असेट्स, ठीक है। यानी कि ये जो रिसीट्स हैं, ये जो प्राप्तियां हैं, इनसे दो में से एक चीज़ तो होगी, या तो असेट्स कम होना तय है, और अगर असेट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा तो लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, और लायबिलिटी कम नहीं होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, देखो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, जो राजस्व प्राप्तियां होती है, वो होती है रेगुलर, रेकरिंग, जिनको हम बोलते हैं रेगुलर या रेकरिंग, यानी कि बार बार लगातार होने वाली। मेरी सैलरी है, हर महीने मिलेगी, अभी नहीं मिल रही, हर महीने मिलेगी। ऐसे ही गवर्नमेंट की कंपनीज के प्रॉफिट हैं, हर साल प्रॉफिट आ जाएंगे। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में फीस है, लगातार डेली बेसिस पे फीस आती चले जाएगी, ठीक है। तो वो बार बार लगातार होने वाली चीज़ें होती हैं। कौन सी वाली? रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि राजस्व प्राप्ति है। लेकिन ये जो कैपिटल रिसीट्स होती है, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये बार बार नहीं होंगी, ये साल में कोई एक बार या दो बार होंगी, ठीक है। मतलब मुझे ज़रूरत है, डेली डेली कर्जा ही लेता डूबूंगा भाई? अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत है तो मैं कमाना सीखूं, कमाई मेरी लगातार रहेगी, रेगुलर रहेगी, बराबर रहेगी और बार बार रहेगी। अब मैं डेली डेली कर्जा कौन देगा मेरे को जब मैं चुकाऊंगा ही नहीं? क्लियर हो रही है वाली बात। तो कैपिटल रिसीट्स अभी जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि कैपिटल रिसीट्स बार बार क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि इनसे आपके या तो असेट पे फर्क पड़ता है, यानी कि असेट कम होते हैं, या लायबिलिटी बढ़ती है। डेली डेली शौक तो हमको चढ़ा नहीं है कि हम हमारी संपत्तियों को, हमारे असेट्स को हम बेचते चले गए, और ना ही ये शौक चढ़ा है। अच्छा ये शौक तो चढ़ा है कि लायबिलिटीज़ बढ़ा लें, लेकिन फिर क्या देने की इच्छा नहीं है, फिर देने की इच्छा है नहीं, या तो भगना पड़ेगा या फिर दुनिया भगाएगी, ऐसे ही तो होगा, या तो खुद भग जाओ या फिर रोड पर भगाया जाएगा, दो ही ऑप्शन होगी अपने पास। देखो तो कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली कैपिटल रिसीट्स यहाँ पर क्या होगी? देखो सबसे पहली है बोरिंग्स। सबसे पहली क्या है? बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब है कर्ज लेना,
बोरिंग्स का मतलब क्या है? कर्ज लेना। अब देखो हम इसमें लिखेंगे कि हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF, विदेशी सरकारें, RBI यहाँ से कर्जा लेती है, यहाँ से कर्जा लेती। मतलब आपको बता दिया कि लिखना क्या है, हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF, वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, या फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि विदेशी सरकारें, या RBI, यहाँ से हमारी सरकार क्या लेती है? कर्जा। डेली डेली तो कोई देगा नहीं ना, साल में एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे। अच्छा इस साल इससे ले लिया तो अगले साल मुंह उठा के वहीं पहुंच जाए, शर्म भी तो आनी चाहिए ना थोड़ी सी, तो बदल बदल के लेना चाहिए अपन को। इस बार इधर से लिया है तो अपन को 2 साल बाद जाना चाहिए उसके पास, जैसे डेली डेली चले जाएंगे भगाएगा नहीं वो अपन को, तो ऐसे शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए अपन को। तो इसका मतलब बात ये है कि सरकार हर बार एक ही आदमी से पैसा लेने वाली नहीं है, यानी कि सरकार के पास 3-4 सोर्सेज हैं कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट, वो फॉरेन गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, कोई भी, जो भी सरकार जिसके पास पैसा हो, हमने तो झोली फैला रखी, आकर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और RBI, वो तो हमारी घर की मशीन है, कभी भी छपा सकते हैं उससे। तो ये जो बोरिंग्स है, हमारी सरकार जो वर्ल्ड बैंक, IMF, फॉरेन गवर्नमेंट या RBI से कर रही है, माना कि पैसा आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से असेट पे फर्क पड़ेगा या लायबिलिटी पर? क्या फर्क पड़ेगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। यहाँ पर लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। क्या असेट पे फर्क पड़ा? यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बोरोइंग्स की वजह से लायबिलिटीज क्या हो गई है? इंक्रीज। डेली डेली कर्जा लोगे क्या? हर महीने कर्जा आएगा कहीं से? ऐसा तो नहीं होगा ना, साल में एक बार आएगा, कभी कभी साल में 2 बार भी आ जाएगा, और कभी साल में 1 बार भी कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा आपको। तो क्या ये रेगुलर डेली बेसिस पे होने वाले रिसीट्स हैं क्या? नहीं ना। तो डेली बेसिस पे होने वाले रिसीट्स कौन सी है सरकार की? रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि राजस्व प्राप्ति। सरकार टैक्स डेली वसूलती नहीं वसूलती भाई? अर्निंग्स पर टैक्स वसूलती है साल में 1 बार, पूरे साल का, ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स हर बार वसूलती है, जब आप सामान खरीदो तब टैक्स, जब आप सामान खरीदो तब टैक्स। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? फीस सरकार हर दिन वसूलती है, फाइन सरकार हर दिन वसूलती है। हम सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमको फीस देनी पड़ती नहीं देनी पड़ती? तो वो भी तो सरकार की रेगुलर कमाई है या नहीं? और उससे असेट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ ही नहीं, ठीक है। तो ये बोरिंग्स वाली बात क्लियर हुई कि बोरिंग्स का मतलब है कर्जा लेना। हमारी सरकार कहाँ कहाँ से कर्जा ले लेती है? RBI से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, फॉरेन गवर्नमेंट से। ये जो कर्जा आएगा इसकी वजह से पैसा तो आ ही रहा है, क्योंकि हम बात तो किसकी कर रहे हैं? रिसीट्स की कर रहे हैं, प्राप्तियों की कर रहे हैं, तो पैसा तो आना ही आना है। लेकिन इन बोरिंग्स की वजह से हमारे ऊपर क्या क्रिएट हो गई है? लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई है? लायबिलिटीज। अच्छा, और क्या होता है रिसीट्स के सोर्सेज जो आपके लायबिलिटी और असेट पे फर्क डाले? एक होता है रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि यहाँ पर हमने हमारी सरकार को बिल्कुल ही भिखारी समझ लिया कि जो हर बार पैसे मांगती है डुबलेगी। ऐसा थोड़ी है, पैसे हम दे भी देते हैं कभी कभार। तो जब हमारी सरकार पैसा देती है और जब वो पैसा वापस आ जाता है, भाई मैंने किसी को कर्जा दिया, मैंने किसी को क्या दिया था? कर्जा। मानकर चलो हमारी गवर्नमेंट ने नेपाल को 500 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई अभी तुम्हारी जरूरत है, ये 500 करोड़ तुम ले, ठीक है। तो ये जो 500 करोड़ रुपए दिए, ये आए थोड़ी हैं, ये तो गए हैं ना। लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं? रिसीट्स की। और ये कर्जा देना क्या है? पैसे का बाहर जाना। तो पैसा आया थोड़ी, ठीक है, वो तो रिसीट्स होगा नहीं। 5 साल में नेपाल की सरकार ने हमको हमारे 500 करोड़ रुपए वापस दे दिए। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि जो हमने पैसा दिया था वो पैसा लौटकर हमारे पास आ गए, ठीक है। यानी कि कर्ज की वसूली। क्या कहा हमने? कर्ज की वसूली, यानी कि रिकवरी ऑफ लोन। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब नेपाल की सरकार आपको 500 करोड़ रुपए दे गई, तो अब तक, जब तक नेपाल की सरकार ने आपको 500 करोड़ नहीं दिए थे, तब तक नेपाली सरकार
आपके डेटर्स की कैटेगरी में थे या नहीं थे, मतलब वो लोग जिनसे आप पैसा मांगते हो, यानी कि वो आपके असेट्स की कैसे कैटेगरी में थे या नहीं थे। जैसे ही उन्होंने 500 करोड़ रुपए आपको लौटाए तो इसका मतलब अब वो आपके डेटर रहे या नहीं रहे, नहीं रहे, यानी कि आपके डेटर मर गए। आपके डेटर क्या हो गए, मर गए, मरी तो गए, अब देगा ही नहीं ना वो पैसा आपने को, देगा क्या, नहीं देगा ना। तो आपके असेट्स कितने रुपए से कम हो गए, 500 करोड़ से, क्योंकि आपके पास कितने रुपए आ गए, 500 करोड़ आ गए, आगे नहीं आगे। तो ये जो रिकवरी ऑफ लोन्स है, इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार विदेशी सरकारों को, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट को पैसा देती है, और जब उन पैसों की रिकवरी होती है, जब वो पैसे क्या आते हैं, वापस आते हैं, तो उसे कहते हैं हम रिकवरी ऑफ लोन्स। वो जो पैसा वापस आया, उस पैसे के वापस आने की वजह से अब तक हमने जिन लोगों को पैसा दिया हुआ था, जो हमारे डेटर्स की कैटेगरी में थे, किस कैटेगरी में थे, डेटर्स, यानी कि जिनको हम असेट मानकर चल रहे थे, हमारी संपत्ति मानकर चल रहे थे, अब वो हमारे डेटर्स नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमको पैसा लौटा दिया। तो ये जो रिकवरी ऑफ लोन हुआ, इसकी वजह से लायबिलिटी पे फर्क पड़ा या असेट्स पर, असेट पर। और असेट पर क्या फर्क पड़ा, बढ़ गए कि कम हो गए, कम हो गए, यानी कि असेट क्या हो गए हैं, डिक्रीज। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, और क्या तरीके हैं कैपिटल रिसीट्स के, और क्या सोर्सेज है कैपिटल रिसीट्स के। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश करना, कहीं पर पैसा लगाना। मैं मानकर चलो कि किसी जगह निवेश कर रहा हूँ, किसी जगह पैसा लगाया, तो पैसा लगाने के बाद जो भी उस पैसे के बदले में सामान आया, जो भी मैंने निवेश किया, अब वो मेरे असेट बन गए नहीं बन गए, मेरे लिए वो संपत्ति बन गई नहीं बन गई। मानकर चलो कि मैंने एक रिक्शा खरीदा, रिक्शा ठेला 6,000 रुपये में आया, तो वो जो ठेले में मैंने रिक्शे में इन्वेस्टमेंट की, ऐसे सिंधी भाई बहनों के लिए गाड़ा है ना, वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की 6,000 रुपये की, वो 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अब असेट मानी गई नहीं मानी गई, यानी कि वो रिक्शा ठेला गाड़ा मेरी क्या हो गई, असेट। ऐसा ही है कि नहीं, वो तो है इन्वेस्टमेंट। अब है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जहां आपने पैसा लगाया वहां से पैसा निकाल दिया, यानी कि वो ठेला था, मैंने 2 साल किराए विराए पर या मेरी फैक्ट्री में कहीं काम आ रहा था, चलाता रहा, अब वो ठेला हो गया पुराना, ठीक है, या फिर मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रहा है, अब मेरे को बड़ा व्हीकल चाहिए, उसके लिए मैं एक टेम्पो, एक पिकअप परचेज करने वाला हूँ, ठेला मेरे कोई काम का नहीं है, तो मैंने ठेला क्या कर दिया, बेच दिया। जैसे ही मैं उस ठेले को बेचूंगा तो बदले में मुझे 6,000 तो नहीं, आधे तो पैसे आएंगे, मानकर चलो 3,000 रुपये आए, 3,000 आ तो गए, रिसीट्स हो गई मेरी, लेकिन उस 3,000 की वजह से जो अब तक ठेला मेरा था, क्या वो ठेला मेरा है, नहीं, अब वो किसका हो गया, जिसने खरीदा, यानी कि मेरे असेट्स क्या हो गए हैं, कम। ऐसे सरकार के केस में होता है। सरकार के बहुत जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट सरकार के लिए फ्रूटफुल नहीं होते, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट सरकार को कमाकर नहीं देते। सरकार ने 2, 5, 7 साल वेट भी किया कि हो सकता है अब कमाएं, अब कमाएं, अब कमाएं, लेकिन 5-7 साल से लॉस ही लॉस चल रहा है, सरकार को कोई अर्निंग्स नहीं हो पा रही। तो सरकार ने ये सोचा कि घाटा देने से बढ़िया तो ये है कि हम इसको बेच के ख़त्म करें। भाई माना कि कुछ नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं इसको और 10 साल चलाऊं तो और 10 साल मुझे घाटा देना पड़ेगा, तो मेरा घाटा तो बच जाएगा नहीं, बच जाएगा। तो वो फैक्ट्री जो सरकार की थी वो सरकार ने नीलाम कर दी, सरकार ने बेच दी। जैसे सरकार ने वो फैक्ट्री बेची, मानकर चलो सरकार के पास 10 करोड़ रुपए आ गए उस फैक्ट्री को बेचने से, तो ये गवर्नमेंट की रिसीट्स हुई कि नहीं। लेकिन वो फैक्ट्री अब तक जिसके ऊपर ओनरशिप, जिसके ऊपर अधिकार सरकार का था, अब वो सरकार का नहीं रहा, वो किसका हो गया, जिसने वो फैक्ट्री खरीदी। यानी कि सरकार की अब असेट कितने रुपए से कम हो गए, 10 करोड़ से कम हो गए, क्योंकि अब उस फैक्ट्री के ऊपर ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं रही। यानी कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से लायबिलिटी पे फर्क पड़ा या असेट्स पर, असेट पर। और असेट बढ़े कि कम हुए, कम हुए। क्या हो गए, असेट डिक्रीज, कम हो गए, ठीक है। और एक और चीज होती है, स्मॉल बोरोइंग्स बोल लो इसको, या स्मॉल सेविंग्स बोल लो इसको।
ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छोटा कर्ज बोल लो या छोटी बचत बोल लो। कैसे दें, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, प्रतिभूतियां हम जिसको बोलते हैं, कि हमारी सरकार ने बाजार में कुछ सिक्योरिटीज इशू की। सरकार ने बोला कि भाई हम एक योजना चला रहे हैं, मान लो एक ये है केवीपी, किसान विकास पत्र, एक प्रतिभूति का नाम दे दिया, एक सिक्योरिटी का नाम दे दिया केवीपी, किसान विकास पत्र। सरकार ने बोला कि वैसे तो इसकी वैल्यू है 20,000, कितनी है, लेकिन हम आपको इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर 18,000 में पड़ रही है। आपको कितने में पड़ रही है, 18,000। और ये सिक्योरिटी आप आज खरीदो और हम आपको ये सिक्योरिटी आपसे वापस 3 साल बाद खरीद लेंगे। भाई आज आप हमसे खरीद लो, आप इस सिक्योरिटी के हमको कितने दे दो, 18,000 दे दो, ठीक है। फिर 3 साल बाद हम आपसे सिक्योरिटी वापस ले लेंगे और हम आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम पर रिडीम कर देंगे। किस पर रिडीम कर देंगे, प्रीमियम पर। और आपको 3 साल बाद मिलेंगे 22,000। कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि सरकार एक सिक्योरिटी पर 4,000 रुपये का फायदा देने की कोशिश कर रही है जनता को। तो जनता को तो फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि हो सकता है कि जनता के ये 18,000 रुपये 2 नंबर के हों, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार ने जब उनको 22,000 रुपये देंगे तो सरकार की तरफ से आया हुआ पैसा कैसा हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। क्लियर है वाली बात। तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इस सिक्योरिटी को खरीदने के लिए। अब हुआ क्या, मानकर चलो कि सरकार ने बाजार में सिक्योरिटीज इशू कर दी, प्रतिभूतियां इशू कर दी और लोगों ने खरीद ली। लोगों का पैसा किसके पास आ गया, सरकार के पास। आ गया नहीं आ गया, हम रिसीट्स की बात कर रहे थे तो पैसा ही तो चाहिए, आ गया हमारे पास पैसा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, असेट पे फर्क पड़ा सरकार के, लाइबिलिटीज पर, लाइबिलिटीज पर, क्योंकि ये सिक्योरिटीज 4 साल बाद सरकार को, जो आज सरकार ने इन सिक्योरिटी के 18,000 रुपये लिए हैं, सरकार को ये सिक्योरिटी 4 साल बाद जनता को 22,000 रुपये इस सिक्योरिटी के नाम के लौटाने पड़ेंगे। यानी कि सरकार के ऊपर एक तरीके से जनता का 4 साल के लिए कर्जा चढ़ गया। जनता ने सरकार को कितने साल के लिए कर्जा दे दिया, 4 साल के लिए, और 4 साल बाद सरकार को ये पैसा लौटाना पड़ेगा। अच्छा, इसको स्मॉल बोरोइंग से, स्मॉल सेविंग्स से बोल रहे हैं कि ये छोटे टाइम के लिए होता है, ठीक है। सरकार के लिए तो ये कर्जा है और लोगों के लिए बचत है, सेविंग्स भी। लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है, सेविंग्स ही है कि हमने ये खरीद लिया, 4 साल बाद कितने मिल जाएंगे, 22,000 रुपये मिल जाएंगे। तो लोगों के लिए तो सेविंग्स है और सरकार के लिए क्या है, बोरोइंग्स है, कर्जा है। तो इसलिए आप इसको स्मॉल बोरोइंग्स बोलो या स्मॉल सेविंग्स बोलो, बात बराबर ही है। अच्छा, इससे फर्क किस पर पड़ा, असेट पर या लायबिलिटी पर, लायबिलिटी पर। किस पर फर्क पड़ा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी पर क्या फर्क पड़ा कि लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। आई बात समझ में, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ गया। अब एक बात, आपने 4 सोर्सेस पढ़े, 4 स्रोत पढ़े कैपिटल सीड्स की पूंजीगत प्राप्तियों के। आपने चारों को देखा, उसमें से ये देखा कि 2 तो ऐसे केस हैं जिसमें लायबिलिटी बढ़ रही है और 2 ऐसे केस हैं जिसमें असेट क्या हो रहे हैं। क्या कोई भी केस आपको ऐसा नजर आया या आपके मन में हो तो बताना कि जिससे लायबिलिटी बढ़ भी जाए और असेट भी कम हो जाए, यानी कि दोनों चीजें एक साथ। ऐसा ध्यान रखना कि दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होंगी, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या असेट कम होंगे। इसका मतलब अब आपसे पूछे कि कैपिटल रिसीट्स की कंडीशन कितनी है, तो हम कैपिटल रिसीट्स की कंडीशन बताएंगे 2। कितनी बताएंगे, 2। पहली कंडीशन, या तो लायबिलिटी बढ़ जाए, दूसरी कंडीशन या असेट कम हो जाए। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स के लिए क्या दोनों होना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों में से कोई भी एक हो जाए, या तो लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी कैपिटल रिसीट है, या असेट कम हो जाए तो भी कैपिटल रिसीट है। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन जब हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स में हमने ये देखा कि ना तो असेट कम होंगे ना लायबिलिटी बढ़ेंगी। तो ध्यान रखना एक चीज कि रेवेन्यू रिसीट्स के लिए दोनों का होना जरूरी है, ना तो असेट कम हो ना लायबिलिटी बढ़े। अगर मानकर चलो
दोनों में से एक ही चीज हो पाई, मतलब असेट तो कम नहीं हुए, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो रेवेन्यू रिसीट बची है, कैपिटल रिसीट हो गई। कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल। अब वो रेवेन्यू रिसीट नहीं बची, तो कैपिटल रिसीट्स के लिए दोनों में से कुछ भी हो जाए ओके है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स में से दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी हो गया तो फिर वो रेवेन्यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? और एक बात और, रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग है, बार बार होंगी, कैपिटल रिसीट्स बार बार नहीं होंगी, कभी कभार। क्लियर है वाली बात? तो ये हमारा टॉपिक रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का हो गया कंप्लीट। तो आप ये मान कर चलना कि चैप्टर का एक मेन पोर्शन यहाँ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडिचर। वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको काफ़ी इजी पढ़ने वाला है, क्योंकि हमने ये डिटेल में पढ़ लिया और उसको अपने घरों पर पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलो थैंक यू।